नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर। दोस्तों, हम सब अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण का। इसके 2 वीडियो पहले से आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएंगी, तो देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया था हिंदी व्याकरण क्या होता है, वर्ण, वर्णमाला, वर्णमाला के भाग, स्वर, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। अब हम लोग पढ़ने वाले थे वाक्यप्रश्न के आधार पर वर्णों के भेद। वाक्यप्रश्न के आधार पर वर्णों के भेद। तो वाक्यप्रश्न के आधार पर वर्णों को 2 आधार पर बांटा गया है। वायु या प्राण के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, अल्पप्राण या महाप्राण। अल्पप्राण व महाप्राण। दूसरा झंकार या घोष के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अघोष, घोष या सघोष। तो चलिए देखते हैं इनको। वायु या प्राण के आधार पर अल्पप्राण। देखते हैं अल्पप्राण क्या होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु लगती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है, जैसे का, च, ट, त, प। सभी वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्पप्राण होते हैं। उसके अलावा अंतस्थ वर्ण या अलावा अंतस्थ व्यंजन या अलावा ये अल्पप्राण होते हैं। और सभी स्वर 11 सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अब देखते हैं महाप्राण क्या होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु लगती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ, वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण होते हैं ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। ये सभी महाप्राण होते हैं। साथ ही ऊष्म व्यंजन स, स, ह, ये सभी महाप्राण होते हैं। तो हमने देख लिया वायु या प्राण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण एवं महाप्राण। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं झंकार या घोष, घोषत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार। कंपन या प्रकंपन के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। नंबर 1 अघोष, सघोष। 2 प्रकार के होते हैं। तो झंकार या घोष के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंतियां कम झंकृत होती हैं। सभी वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण अघोष होता है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और ऊष्म व्यंजन स, श, स, ये अघोष होते हैं। अब देखते हैं सघोष। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर
तंतियाँ अधिक झंकृत होती हैं, उन्हें सघोष कहते हैं। सभी वर्गों का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण सघोष होता है, जैसे ग, घ, ण, ज, झ, ङ, ड, ढ, ण, द, द, न, प, ब, भ, म और ऊष्म व्यंजन ह तथा सभी अंतस्थ व्यंजन या अलावा और सभी स्वर ये सघोष होते हैं। अब देखिए स्वरों के बारे में। सभी स्वर अल्पप्राण एवं सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण एवं सघोष होते हैं तथा ऊष्म व्यंजनों में सा, सा, सा ये तीनों अघोष होते हैं, परंतु हा ये सघोष होता है। ठीक है, तो हमने समझा स्वर तंतियों में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब आगे देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसके लिए कुछ सूत्र होते हैं। वास्तव में सूत्र संस्कृत भाषा के हैं, परंतु उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण हिंदी में भी ये उपयोग किए जाते हैं। तो इन सूत्रों के अनुसार देखिए, नंबर 1 आकु है। अकु विसर्जनीयानाम कंठा, मतलब हास्वा दीर्घा का वर्ग और हा ये सभी वर्ण कंठ या काकल से उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। नंबर 2 इचु यसा नाम तालु, हास्वी दीर्घी चा वर्ग या और सा ये सभी वर्ण तालु या तालव वर्ण कहलाते हैं। ये सभी तालु से उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। आगे देखते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, हस्री दीर्घी टावर्ग रा और श ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं। इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। आगे देखते हैं। लितु लसा नाम दंता, ले वास्तव में ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अलग कहते हैं। तावर्ग ला सा ये दंत या दंती वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। अब इन तीनों सा में हमें अंतर समझ में आ गया होगा। ये सा तालव्य सा होता है, ये सा मूर्धन्य सा होता है और ये सा दंती सा होता है। आगे देखते हैं। उपदमानीय नाम ओष्ठो, हासु दीर्घु पावर्ग उपदमानी इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ या ओठ जो भी कहें, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब हमने ये सभी वर्ण देख लिए जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है, परंतु अब वो वर्ण देखेंगे जिनका उच्चारण स्थान
दो होता है या दो उच्चारण स्थानों से इनका उच्चारण होता है। तो देखते हैं अगला सूत्र। वकारो दंतोष्ठा व दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है या दंतोष्ठ होता है। ए दायतो कंठ तालु। ए आय का उच्चारण स्थान कंठ और कंठ तालु होता है। देखिए ए आय ये दोनों आ और ई से मिलकर बनते हैं। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसलिए ए आय दोनों का उच्चारण स्थान कंठ प्लस कंठ तालु होता है। आगे देखते हैं। ओ दाव तो कंठोष्टम। ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ। ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। इसे देखिए, माफ कीजिए, इसे देखिए ओ आओ, क्योंकि आ और ऊ से मिलकर ओ आओ का निर्माण होता है और आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसलिए ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अब अंतिम सूत्र देखते हैं। इणा उआ अणा ना मा इन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नाक से बोले जाते हैं या ये सभी नासिक व्यंजन कहलाते हैं। सभी वर्गों के पंचमाक्षर नासिक व्यंजन होते हैं। अब इन सभी उच्चारण स्थानों को हम चित्त के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला उच्चारण स्थान था आ आहा का वर्ग और हा। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये रहा। दूसरा ई चा वर्ग या और सा। इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऊ हासु दीर्घु और पा वर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ देखिए, ओष्ठ चित्त के द्वारा समझते जाइए। ओ आओ, अब ओ आओ को देखिए, आ इनका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ दोनों होता है। दोनों को मिलाकर होता है, इसलिए इनको कंठोष्ठ व्यंजन माफ कीजिए वर्ण कहते हैं। अब अंगा उआ अणा उआ अणा ना मा इन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नाक के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। रा और ला दंत मूल इन्हीं को बात कहते हैं। ता वर्ग और सा इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। जीभ जब दांत से स्पर्श होती है या स्पर्श करती है तब इनका उच्चारण होता है। री टा वर्ग और सा इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इस प्रकार हमने एक रह गया कंठ तालु। ए आय का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु होता है। इस प्रकार हमने सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ लिया। तो बस इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए। सभी
सूत्रों को याद कर लीजिए तो सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आपको याद हो जाएंगे। और यहीं पर हमारा टॉपिक वर्ण विचार समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रैक्टिस करेंगे और आगे दूसरे टॉपिक शब्द विचार पर बढ़ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।